आप ये बताइए, दीवार को हाथों से धकेल कर आप उसे गिरा लेंगे क्या? वास्तव में अगर आप दीवार को गिराना चाहते हैं तो दबाव इतना होना चाहिए कि दीवार झेल न सके। समझ गए ना बात आप? नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का प्रारूप सामने आ चुका है। आपने भी देखा होगा, सुना होगा। इस संबंध में 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। तो मित्रों, सुझावों से पहले इस संबंध में उठ रही प्रमुख आशंकाओं की चर्चा कर लें। क्या आशंकाएं हैं? यह जो नीति है कितनी कारगर होगी और क्या आशंकाएं हैं, उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, एक आशंका तो यह है कि इस प्रारूप में जो एक बच्चे की नीति को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसका परिणाम यह हो सकता है कि जो देश का बहुसंख्यक वर्ग है, माने उत्तर प्रदेश का जो बहुसंख्यक समुदाय है, वो तो इस पर अमल कर ले, लेकिन वह समुदाय जिसकी बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय बनी हुई है, वह इसे नहीं मानने वाला। तो इससे होगा क्या कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस और भी बढ़ सकता है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, ये जो विशेष समुदाय है ना, वो इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ाने में लगा क्यों है? बात बिल्कुल साफ है, इसमें कोई ढकी छुपी बात है नहीं। एक खास नीति, एक खास उद्देश्य के अंतर्गत यह काम हो रहा है, और उद्देश्य यह है कि अपनी आबादी को बढ़ा करके राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लो और भारत की प्राचीन संस्कृति और विचारधारा को बदल डालो और उस पर अपनी संस्कृति और अपनी विचारधारा थोप दो, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में किया गया। अब अगर इतने बड़े उद्देश्य को लेकर के यह समुदाय चल रहा है, तो क्या वह जनसंख्या नियंत्रण नीति का पालन करेगा? क्या वह थोड़े से फायदे के लिए अपने लक्ष्य से पीछे हट जाएगा? किस मुगालते में हैं आप? आपको श्रीमती गांधी द्वारा शुरू की गई फैमिली प्लानिंग पॉलिसी पर एक नजर डालनी चाहिए। एक्चुअल में क्या इतिहास जो होता है ना, उसमें बहुत सारे सबक होते हैं। तो आप देखिए, जब उन्होंने हम दो हमारे दो का नारा दिया तो क्या हुआ? बहुसंख्यक वर्ग ने तो इसे हाथों हाथ लिया और चल पड़ा हम दो हमारे दो की नीति पर। लेकिन इस तथाकथित अल्पसंख्यक वर्ग ने क्या किया, हम सब जानते हैं। अगर उसने भी इस नारे को स्वीकार कर लिया होता तो आज ये नीति लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी होती। एक और बात बताएं आपको, ये जो वर्ग है ना, बहुत ही समझदार है। समझदार का मतलब आप निकाल लेना जो आपको निकालना होगा। देखो आप, जब श्रीमती गांधी ने फैमिली प्लानिंग शुरू किया था और नसबंदी वगैरह की चीजें हो रही थी, सामने आ रही थी, तो एक बड़ा भारी हौवा खड़ा किया गया और उन्हें इलेक्शन हरा दिया गया। मैं इंदिरा गांधी की बहुत सारी नीतियों से सहमत नहीं हूं, लेकिन कुछ नीतियां उनकी मेरे हिसाब से ठीक थी। आपके हिसाब से क्या है मैं नहीं जानता। तो उन्होंने जो ये फैमिली प्लानिंग को कड़ाई से लागू किया था, तो उसके खिलाफ एक हौवा खड़ा किया गया। और हौवा यह खड़ा किया गया कि जबरदस्ती नसबंदी की जा रही है, साधुओं को पकड़ पकड़ के नसबंदी की जा रही है, कुंवारों को पकड़ पकड़ के नसबंदी की जा रही है। ये एक झूठा प्रचार किया गया और इस प्रचार में बहुसंख्यक वर्ग आ गया और उसने श्रीमती गांधी को हरा दिया। काश वो गलती न हुई होती, काश श्रीमती गांधी को इस मुद्दे पर इलेक्शन न हराया गया होता तो जनसंख्या नियंत्रण नीति आज लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस समय ही
ये लागू होती और इतनी कड़ाई से लागू होती कि वास्तविक जनसंख्या नियंत्रण हो जाता। लेकिन ये वर्ग क्या करता है, ये स्वयं सक्षम नहीं हो, जब जहां ये स्वयं सक्षम नहीं रहता वहां पर ये अपने साथ बहुसंख्यक वर्ग को जोड़ लेता है, और अगर पूरा बहुसंख्यक वर्ग जुड़ पाए तो उनका एक सेक्शन को जोड़ लेता है। इसमें ये बहुत माहिर है, तो आप इससे सतर्क रहें। जब कभी भी आपको यह बरगलाने का प्रयास करें, अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें, तो ये उनकी चाल होती है। खैर, तो ये आशंका इस समय भी है कि जो उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति आ रही है, बहुसंख्यक वर्ग तो इस नीति को खुशी खुशी अपना लेगा, लेकिन ये जो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय है वो क्या करेगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? उन्हें सरकारी नौकरी नहीं देंगे, वो भी केवल उत्तर प्रदेश सरकार की। केंद्र सरकार की नौकरी तो वे अभी भी पा सकेंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो केंद्र सरकार की हैं उसमें वे नौकरी कर सकेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंकों में नौकरी कर सकेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर सकेंगे। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे? वैसे भी ये नौकरी करते ही कितना है। फिर एक चीज और हो सकती है कि एक खास वर्ग उनका है ना, उसी में एक खास सेक्शन जो थोड़ा पढ़ लिख गया है वो इस नीति का पालन कर ले और सरकारी नौकरी पा जाए। लेकिन 95% आबादी तो वैसे भी सरकारी नौकरी की परवाह नहीं करती। मतलब ये है कि जो सरकारी नौकरी वाला प्रतिबंध है वो इतना बड़ा नहीं है कि इस पर उन्हें झुकाया जा सके या उस पर उन्हें मनाया जा सके, इस पर उन्हें कन्विंस किया जा सके। झुकाया जा सकना न कहें आप, इस पर उन्हें कन्विंस किया जा सके, क्योंकि ये दंडात्मक प्रावधान तो वैसे भी उस तरह से नहीं है। हाँ, कन्विंस नहीं हो सकती है। खैर, ये योजना वास्तव में दंडात्मक कम है और प्रोत्साहनात्मक अधिक है। मित्रों, मुझे जम्मू कश्मीर के एक नेता द्वारा कभी एक समय में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, आज याद आ रहा है, और वो वक्तव्य आपको ध्यान से सुनना चाहिए। उस नेता ने कहा था कि भारत सरकार भले ही उनकी सड़कें सोने की बना दे, वे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटने वाले हैं। समझना बात को, वे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटने वाले हैं। लक्ष्य क्या था? वही शरीयत लागू करना, यही लक्ष्य था उनका। चाहे वो घोषित करें चाहे न करें, हम सबको समझ में आता है। तो जब इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, उनकी सड़कें सोने की बना दी जाएं, फिर भी वे पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो आप समझ जाइए। वास्तव में जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला ही इसीलिए था कि वहां पर ये विशेष वर्ग की आबादी ज्यादा है। बड़ी अच्छी बात है। अगर आबादी के आधार पर ही स्टेटस मिलना चाहिए तो भारत को तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था 1947 में। लेकिन नहीं, जहां बहुसंख्यक वर्ग हम हैं, है ना, जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है वहां उन्हें सेकुलरिज्म चाहिए, जहां उनकी आबादी ज्यादा है वहां उनके अपने हिसाब का कानून चाहिए। बड़ा पाखंड है हमारे देश में। तो मित्रों, आप इस चीज को जान लें, उनके विचार को समझ लें, है ना। ये जो सोने की सड़कों वाला विचार है वो किसी एक अकेले व्यक्ति का विचार नहीं है, उनकी सामूहिक आवाज है। उन्हें सुविधाएं चाहिए, नौकरियां चाहिए, लेकिन उनके एजेंडे की कीमत पर नहीं, उनके एजेंडे की कीमत पर नहीं। और एजेंडा बिल्कुल साफ है, एजेंडा बिल्कुल साफ है। अपनी आबादी बढ़ा करके भारत की राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करो और फिर अपनी संस्कृति और अपनी विचारधारा इस देश पर थोप दो। तो इतने बड़े लक्ष्य, जो उनके हिसाब से बहुत बड़ा लक्ष्य है, इसके लिए वे कुछ सुविधाओं, सरकारी नौकरियों का त्याग बड़े आराम से कर सकते हैं। आप इस चीज को जान लीजिए। उनकी मतलब सोच क्या है, उनकी नीति क्या है, इसको जानना हो तो बहुत बहुत मुश्किल नहीं है। दुनिया का इतिहास, भारत का इतिहास आप देखते जाइए, उनकी नीति समझ में आ जाएगी। इसी तरह सरकारी योजनाओं का लाभ अगर उन्हें नहीं मिलता है तो इसका प्रभाव तो उन पर पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि वे अपने लक्ष्य से पीछे हट जाएं। इतना नहीं पड़ेगा। एक चीज आपको बता दें, उनका अपना खुद का अर्थतंत्र है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। अगर उनको सरकारी नौकरी, खास करके उत्तर प्रदेश की नौकरी नहीं मिलती या कोई योजनाओं में उन्हें लाभ नहीं मिलता,
तो उनका खुद का अर्थतंत्र है जो उन्हें संभाल लेगा। आप इस चीज को जान जाइए। कोई सज्जन कह रहे थे कि जब उन्हें चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाएगा तो फिर ये नीति तो उन्हें अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए ही तो वे जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए ही। तो आप ये समझ जाइए कि ये जो चुनाव न लड़ने वाली बात है, ये केवल स्थानीय निकाय के चुनाव पर लागू है। विधानसभा के चुनाव, संसद के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, ये सब में वो खड़े हो सकते हैं, इस पर प्रतिबंध नहीं होगा। आप इस चीज को जान जाइए। फिर एक चीज ये भी हो सकती है कि उनके समुदाय के कुछ लोग जनसंख्या नियंत्रण नीति का पालन कर लें और चुनाव लड़ें, बाकी समाज आराम से बच्चा पैदा करता रहे और वोट देता रहे, वो उन्हें जिता देगा। वास्तव में आप दीवार को हाथ से धकेल कर गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दीवार को यदि आप सचमुच गिराना चाहते हैं तो दबाव इतना बढ़ाना होगा कि दीवार झेल ना पाए। इस बात को आप समझ जाइए। इस समुदाय को समझा लेना, मना लेना इतना आसान नहीं है। अरे गांधी जी ने कितने समझौते नहीं किए उनके लिए, उनके हो गए क्या ये? अगर हो गए होते तो भारत का विभाजन ही क्यों होता? वास्तव में भारत में तो गांधी जी को वे अपने एजेंडे के अंतर्गत याद करते हैं। अगर गांधी जी को इतना ही मान रहे होते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी याद करते। अब आप ये मत कहिएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हैं वो अलग हैं और भारत के ये जो अल्पसंख्यक है ये अलग सोच वाले हैं। ये झूठ हमें मत बताइएगा। होंगे उसमें कुछ राष्ट्रभक्त, हम ये नहीं कहते कि सभी गड़बड़ है, होंगे उसमें कुछ देशभक्त भी हो सकते हैं, कुछ सच्चे ईमानदार भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूं। मैंने कहा ना, जनरल बात मैं कर रहा हूं। हर जगह है ना, कुछ अच्छे और बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन संख्या ज्यादा किसकी है ये सोचने वाली बात है। ये मैं क्या बोलूं, आप भी समझते होंगे। वास्तव में आप इस बात को जान लीजिए कि ये जो ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों का समुदाय है, ये सरकारी योजनाओं का उपयोग तो करते हैं, लेकिन इतनी भी निर्भरता उनकी नहीं है सरकारी योजनाओं पर कि वो इसके लिए वो अपने एजेंडे से पीछे हट जाए। जैसा मैंने कहा ना, उनका खुद का अर्थतंत्र है, वो उन्हें संभाल लेगा। तो फिर किया क्या जाए? समस्याएं तो हैं। ये बात तो साफ समझ में आ रही है कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है, ये हालांकि स्वागत योग्य कदम है, और कुछ इसके लाभ भी होंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाभ नहीं होगा, कुछ न कुछ लाभ होंगे, लेकिन उतने लाभ नहीं होंगे जितना हम सोच रहे हैं। जो खतरा देश में मंडरा रहा है वो खतरा इससे पूरी तरह से टलने वाला नहीं है। इस बात को आप जान लीजिए। ये मेरा अपना आकलन है, आगे आप भी देखिएगा। अब क्या किया जा सकता है जिससे कि ये नीति पूरी तरह से सफल हो जाए? तो देखिए, मेरे सुझाव क्या है। मैं कोई ऐसा सुझाव नहीं आपको बताने वाला हूं कि जो कि बहुत ही ऐसा हो कि आप सोचे ठीक है। देखिए, आप पहला सुझाव ये है कि एक परिवार कल्याण आयोग बनाया जाए। परिवार कल्याण आयोग मतलब जैसे अल्पसंख्यक आयोग है, SC/ST आयोग है ना, भिन्न आयोग होते हैं। तो जो उस वर्ग के लोगों को है ना के लिए योजनाएं बनाते हैं, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं, वैसे ही एक परिवार कल्याण आयोग हो जो उस वर्ग के लिए योजनाएं बनाए जो जनसंख्या नियंत्रण नीति का पालन कर रहे हैं। ये एक बड़ा प्रोत्साहन होगा। इससे क्या होगा कि एक बड़ा बजट आएगा, है ना, बड़ा बजट आएगा और उनको प्रोत्साहन मिलेगा जो इस नीति का पालन कर रहे हैं। अब एक चीज और बता दें आपको कि कानून लागू होने के बाद भले ही कुछ लोग जो है इस नीति का पालन कर लेंगे, लेकिन जो लोग अभी तक बगैर किसी कानून के 2 बच्चों की नीति अपनाए हुए थे और 2 बच्चों के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने नसबंदी कराया, उन्हें तो प्रोत्साहित करना चाहिए। न केवल प्रोत्साहित करना चाहिए बल्कि पुरस्कृत करना चाहिए। ये वे देशभक्त लोग हैं जो बिना किसी दबाव या प्रलोभन के देश हित में काम करते रहे हैं। हर एक योजना में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी, हर एक योजना में, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे इंक्रीमेंट हो, हर एक योजना में उन्हें प्रोत्साहन मिले। और ये जो काउंटिंग होगी इसके लिए 1 जनवरी 2023 वाली रेखा न खींची जाए, 1 जनवरी 2023 वाली रेखा न खींची जाए।
ठीक है। अब एक और चीज बताएं आपको कि 2 से अधिक बच्चे वाले जो माता पिता हैं उन पर टैक्स भी लगना चाहिए। अब वो इतने सक्षम है अगर कि बगैर किसी सरकारी योजना के, बगैर किसी सरकारी सब्सिडी के, बगैर किसी सरकारी सहायता के इतने सारे बच्चे पाल सकते हैं, तो उन पर टैक्स भी लगाया जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो टैक्स भी अदा कर सकते हैं और उस टैक्स का उपयोग उस आयोग के लिए किया जाए जिसकी हमने अभी भी बात करी। इसके अलावा इस स्कूलों में उन बच्चों की फीस ज्यादा होनी चाहिए जिनके 2 या 2 से अधिक भाई बहन हैं। एक बात और, ये कहा गया है कि नसबंदी फेल हो जाने के कारण यदि तीसरा बच्चा पैदा हो जाता है तो उस माता पिता को इस कानून से छूट होगी। अब डर यहां पर यह है कि कहीं डॉक्टर गड़बड़ करके नसबंदी का फर्जी प्रमाण पत्र न जारी कर दे, इसलिए इस पर भी ध्यान रखना होगा। इस कानून के अंतर्गत नसबंदी कराने वालों को ग्रीन कार्ड जारी होना चाहिए और तमाम योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य कर दिया जाए, लेकिन समय समय पर ऐसे कार्डों का वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि असम में एनआरसी को किस तरह से फेल किया गया, तो ऐसी दशा इस कानून की न होने पाए, यह भी देखना होगा। राशन कार्ड के संबंध में जो बात इस प्रारूप में कही गई है कि यदि किसी दंपति के 2 या 2 से अधिक बच्चे होंगे तो भी नहीं, 2 तक नहीं, अगर किसी दंपति के 2 से अधिक बच्चे होंगे, 2 तक तो ठीक है ना। तो इसमें यह कहा गया कि यदि किसी दंपति के 2 से अधिक बच्चे होंगे तो भी राशन कार्ड में केवल 4 सदस्यों, है ना, राशन कार्ड केवल 4 सदस्यों के लिए होगा। माने कि अगर जैसे पति पत्नी हो गए, उनके 4 बच्चे हो गए, 6 हो गए, तो अब 6 हो गए, लेकिन राशन कार्ड केवल 4 लोगों के लिए होगा। तो ये ठीक है, ये मतलब कि एक हिसाब से, मतलब एक दायरे में तो ठीक है, लेकिन मेरा ये सोचना है कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। होना तो ये चाहिए कि ऐसे परिवार का राशन कार्ड ही ना हो। जो भी परिवार इस नीति का पालन न करे उसे राशन कार्ड ही न इशू किया जाए, और केवल राशन कार्ड नहीं, वोटिंग राइट भी उसका नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि ये एक बड़ा ही मुश्किल कदम है, लेकिन अब मुश्किल कदम है तो क्या कर सकते हैं, वोटिंग राइट के लिए ही तो इन्होंने ये जिद फानी हुई है, अगर वोटिंग राइट उनका चलता रहा तब तो जिद पकड़े रहेंगे। ये बात भी आपको समझना है। इतना ही नहीं, ऐसे बच्चों को भी वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, इसमें उस बच्चे का क्या दोष, वो तो मासूम है, दुनिया में आ गया। ये सब अब नहीं चलने वाला। जनसंख्या बढ़ाकर भारत की सत्ता पर कब्जा करने और यहाँ की प्राचीन संस्कृति को नष्ट करने की अनुमति हम नहीं देने वाले। हमें इतिहास से सबक सीखना है। सवाल आज देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और हमारी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन आस्थाओं के संरक्षण का है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, वर्मा, तिब्बत, कितने नाम ले, ये हमारे हाथ से निकलते चले गए, लेकिन भारत को तो अब हम बचाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या हुआ। आबादी बढ़ गई, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान बन गया, और वहां जो बाकी मतावलंबी थे उनका क्या हाल हुआ वो आप देखिए, उनके ऊपर कितनी आफत टूट पड़ी। तो क्या हम अपनी आंखें बंद कर लें, हमें दिख नहीं रहा है? कमाल है यार। पाकिस्तान बनाने के लिए ये तर्क दिया गया कि वे हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। इसकी शुरुआत जो है सर सैयद अहमद खान ने कर दी थी कि हिंदुओं के साथ वे नहीं रह सकते।
लेकिन पाकिस्तान बनाने वाले बड़ी संख्या में यहीं रुक गए, और केवल रुक ही नहीं गए बल्कि मासूम व बेचारे भी बन गए, और संविधान में ऐसी ऐसी सुविधाएं प्राप्त कर लिए जो बहुसंख्यकों को नहीं है। वैसे तो अल्पसंख्यक कौन है, ये भी एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। कभी कोर्ट में डिस्कस होता है, कभी कहीं डिस्कस होता है, निर्णय नहीं हो पा रहा है अल्पसंख्यक कौन है। तो इन्होंने संविधान में अपने लिए तमाम तरह के अधिकार प्राप्त कर लिए और अब उसी संविधान का उपयोग वे हमारे विरुद्ध कर रहे हैं। तो ये षड्यंत्रों का खेल नहीं चलने वाला है। अपनी आबादी बढ़ा करके जो है हमारे साथ जो हो रहा है, और जिस तरह से जो है यहाँ के बहुसंख्यक वर्ग की संस्कृति और सभ्यता खतरे में है, उससे हम आंखें नहीं बंद कर सकते। हमें अपने भारत माता की रक्षा करनी है, अपने वंशजों के बारे में सोचना है। हम जो चीजें चल रही है, जो धारा चल रही है, वो धारा ठीक थोड़ी है। तो मित्रों, वही बात आप याद रखिए, दीवार को आप हाथ से धकेल कर नहीं गिरा सकते। अगर दीवार को गिराना चाहते हैं तो दबाव इतना बढ़ाना पड़ेगा कि दीवार न झेल पाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।